Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 15th of March 2023. First news है next generation missile vessels to radars government on local shopping spree for armed forces. तो बेसिकली हम रशिया से वेपन्स बाय करते हैं, लेकिन रशिया को पेमेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि रशिया को हम डॉलर्स में पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया था। इसके अलावा रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है, स्विफ्ट से एक्चुअल मनी ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो स्विफ्ट सिर्फ एक मैसेजिंग नेटवर्क है, स्विफ्ट से एक्चुअल मनी ट्रांसफ़र नहीं होता है, और जिसकी वजह से हम यहाँ पर रशिया को डॉलर्स में पे नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हमने इसका कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की? ऑफकोर्स हमने यहाँ पर रास्ता निकालने की कोशिश की। हमने यहाँ पर रुपी रूबल एग्रीमेंट किया रशिया के साथ, लेकिन ये एग्रीमेंट इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था नॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में, वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में। तो ये आपको स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए कि नॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी हमें एक्विजिशन करना है, ये हम एक्विजिशन करेंगे फ्रॉम द लोकल वेंडर्स, और जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुश मिलेगा। और डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो ये उसको भी आगे बढ़ाएगा। और इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तब हो सकती है जब हम किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। फॉर एग्जांपल हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द मिलिट्री सप्लाईज, तो अगर हम रशिया को कंडेम करना चाहें भी तो हम रशिया को कंडेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर हो सके डिफेंस सेक्टर में। तो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स टू रेडार्स, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या क्या एक्वायर करेगी उसके बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट की यहाँ पर क्या शॉपिंग लिस्ट है। फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स मीडियम एंड हाई पावर रेडार्स, 6 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी यहाँ पर क्या एक्वायर करने वाली है। तो अभी यहाँ पर फाइनल नोट आना है। किससे फाइनल नोट आना है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, नॉट बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को यहाँ पर हेड किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स ऑल मेड इन इंडियन शिपयार्ड्स, इसको यहाँ पर एक्वायर किया जाएगा। In 2018, the Defense Acquisition Council had accorded approval for the procurement of 6 next generation offshore petrol vessels, और ये सब कुछ यहाँ पर इंडिजीनियस होगा। एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिमशक्ति। फॉर द आर्मी, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द प्रोजेक्ट Himshakti are DRDO developed integrated electronic warfare system for mountains, a dedicated communication satellite for the army, and an indigenous air defense control and reporting system are in the pipeline. तो प्रोजेक्ट हिमशक्ति क्या है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है कि प्रोक्योरमेंट किया जाएगा 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। ये सब कुछ आपको याद नहीं रखना है, लेकिन डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए सरकार क्या कर रही है, तो अगर आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी हो तो आप इन सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। SVB क्राइसिस, IT मिनिस्ट्री लाइकली टू सीक डोमेस्टिक लोन्स फॉर स्टार्टअप्स ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो यूएसए का बैंक है, यूएसए का काफ़ी बड़ा बैंक था, ये यहाँ पर कोलैप्स हो गया है। इसका रीज़न हमने डिस्कस किया था, ये क्यों कोलैप्स हो गया है और यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करने वाली है, उसको हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पे, एंड एडिटोरियल पर भी आया है इसके बारे में, तो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है फंडिंग विंटर, कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये गो थ्रू कर रहा है अ फंडिंग विंटर। इसका मतलब ये है कि एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग रेस नहीं हो पा रहा है, इनको यहाँ पर फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वर्ड भी सुना होगा कि क्रिप्टो विंटर चल रहा है, क्रिप्टो में यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं। तो विंटर का मतलब ये होता है कि लॉसेस हो रहे हैं, फंडिंग नहीं मिल रही है, तो इसका सेंस यहाँ पर नेगेटिव होता है अगर यहाँ पर फंडिंग विंटर की बात करें। ऐसे ही क्रिप्टो विंटर की अगर बात करें तो क्रिप्टो में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसको यहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो विंटर चल रहा है। नेक्स्ट है एन अनटोल्ड कश्मीर स्टोरी, आर्टिफैक्ट्स नॉट ट्रेस्ड, FIRs गैदरिंग डस्ट। तो ये कल हमने डिस्कस किया है आर्टिफैक्ट्स के बारे में, एंटिक्विटीज़ के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक पेंटिंग की बात की गई जो कि है गॉडेस सरस्वती एंड रसिकास पेंटिंग, जो कि यूएस की म्यूजियम में है। लेकिन यहाँ पर यूएस अथॉरिटीज़ ने इंडिया को अप्रोच किया था दिसंबर 2016 में कि हम आपको रिटर्न करना चाहते हैं आपकी ये पेंटिंग। तो रिकॉर्ड्स शो यूएस अथॉरिटीज़ अप्रोच्ड इंडिया इन दिसंबर 2016 विद द ऑफर कि रिटर्न करना चाहते हैं इस पेंटिंग को।
नेक्स्ट है ऑपोजिशन कॉशियस वांट्स सुप्रीम कोर्ट टू टेक लीड एज ऑन सेक्शन 377। तो ये किस बारे में बात चल रही है? सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात चल रही है। तो हमने डिस्कस किया था, सेंटर ने टॉप कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया और सेंटर बेसिकली यहाँ पर अगेंस्ट है लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज के। अब सेंटर क्यों अगेंस्ट है उसका हमने रीज़न डिस्कस किया था कि बेसिकली यहाँ पर सेंटर का ये कहना है कि जो यहाँ पर मैरिज हो सकती है ये यहाँ पर बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में ही हो सकती है, एंड अगर यहाँ पर कुछ चेंज करना भी है तो इसको यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए और जुडिशरी को यहाँ पर इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशरी ने क्या किया? तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई है और सेम सेक्स मैरिज के केस को रेफर कर दिया गया है टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ऑपोजिशन का क्या कहना है? ऑपोजिशन का बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ही लीड लेनी चाहिए और पार्लियामेंट के ऊपर इसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम से यहाँ पर एक्ट करे। सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था और सेक्शन 377 के तहत जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ये कौन से केस में हुआ था? तो उसका नाम था नवतेज सिंह जौहर केस। ठीक है, like it had done in the case of section 377 of the IPC with the government dragging its feet, the Supreme Court had in 2018 scrapped the section जो कि क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअलिटी को। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को स्क्रैप कर दिया था क्योंकि ये होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था। उसके बाद यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज होगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर राइट टू मैरिज नहीं है। आगे हम चलते हैं। आफ्टर कंसर्न्स गवर्नमेंट करेक्ट एमपी-लेट्स। एमपी-लेट्स स्कीम इंपॉर्टेंट, आई थिंक 2020 की प्रीलिम्स में एमपी-लेट्स के ऊपर क्वेश्चन भी आया था, तो एमपी-लेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्कीम क्या है? तो ये स्कीम ये है बेसिकली जो एमपीज़ होते हैं उनको 5 करोड़ रुपए दिया जाता है। अब ये 5 करोड़ रुपए क्यों दिया जाता है? तो जो एमपीज़ हैं ये रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नेचर का काम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स को बनाना, ड्रिंकिंग वाटर एरियाज़ में, या तो प्राइमरी एजुकेशन के एरिया में, या तो पब्लिक हेल्थ के एरिया में, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको कि दिसंबर 1993 में अनाउंस किया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एमपीज़ यहाँ पर रिकमेंड कर सके वर्क्स ऑफ डेवलपमेंटल नेचर। सिंस 2016 द एमपी-लेट फंड को यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम सच एज स्वच्छ भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड संसद आदर्श ग्राम योजना। इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? तो प्रोसेस अंडर एमपी-लेट्स स्टार्ट्स विद द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि वर्क रेकमेंड करते हैं टू द नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एलिजिबल वर्क्स। हर साल यहाँ पर एमपीज़ को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में, और जो फंड्स होते हैं ये होते हैं नॉन लैप्सेबल। ठीक है, ये फंड्स होते हैं नॉन लैप्सेबल। इसका मतलब ये है कि इन फंड्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोकसभा एमपीज़ हैव टू रिकमेंड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। अब लोकसभा यहाँ पर कहाँ पर काम रिकमेंड करेंगे? जो राज्यसभा एमपीज़ है ये कहाँ पर रिकमेंड करेंगे? तो लोकसभा एमपीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिकमेंड करेंगे। राज्यसभा एमपीज़ बेसिकली जिस स्टेट से इलेक्ट हुए हैं उस स्टेट में रिकमेंड कर सकते हैं कि कहाँ पर डेवलपमेंटल नेचर का काम होना चाहिए। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये कहीं पर भी रिकमेंड कर सकते हैं, तो ऑल ओवर द कंट्री ये यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जो बेसिकली यहाँ पर एमपीज़ हैं उनको यहाँ पर 5 करोड़ रुपए दिया जाता है हर साल, और वो यहाँ पर डेवलपमेंटल नेचर का काम रिकमेंड कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का काम किसको दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो कि इन सारे कामों को देखता है। कहाँ पर रिकमेंड किया जा सकता है? तो अगर यहाँ पर लोकसभा का एमपी है तो ये रिकमेंड कर सकता है इन देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। राज्यसभा का एमपी जिस स्टेट से इलेक्ट हुआ है वहाँ पर रिकमेंड कर सकता है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये ऑल ओवर द कंट्री कहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब एमपी-लेट्स में एक प्रोविजन ये था कि जो भी यहाँ पर डेवलपमेंटल नेचर का काम रिकमेंड किया जाएगा इसमें से जो 15% कॉस्ट होगी ये उस एरिया में किया जाएगा जहाँ पर एससी पॉपुलेशन इनहेबिट करती है, और 7.5% उस एरिया में किया जाएगा जहाँ पर एसटी पॉपुलेशन इनहेबिट करती है। तो आपको ये एक पॉइंट और पता होना चाहिए। In order to give due attention to the development of infrastructure in the areas जो कि predominate किया जा रहा है by scheduled caste and scheduled tribes, it shall be advisable for members of parliament कि ये recommend करें every year works costing at least 15% of the total MP-lets entitlement for the year for areas predominantly inhabited by SC population and at least 7.5% of the total MP-lets entitlement for the year for areas predominantly inhabited by ST population। जहाँ पर KVIC के बारे में है तो KVIC के बारे में आपको बस पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, कैसी बॉडी है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की। तो लास्ट बजट में इसको यहाँ पर अनाउंस किया गया था। इस स्कीम में किया क्या जा रहा है? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो विलेजेस एंड नदर्न बॉर्डर में उनका यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। इट विल कवर द बॉर्डर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। इट विल बी क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। तो बेसिकली यहाँ पर जो बॉर्डर विलेजेस है उनको डेवलप किया जाएगा अंडर द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब हम चलते हैं आगे। स्टेविंग ऑफ क्राइसिस। तो यहाँ पर जो यूएसए में बैंक कोलैप्स हुआ है उसके बारे में आर्टिकल लिखा है। तो यूएस अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर इंटरवीन किया है टू प्रिवेंट फाइनेंशियल कंटेजियन। अब यूएस अथॉरिटीज़ ने कैसे इंटरवीन किया है, क्या किया है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन्ड पेज पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना बताया गया है उतना हम देख लेते हैं। In order to limit the risk to the broader financial system, US authorities ने यहाँ पर इंटरवीन किया है इन द केस ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। और गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स ने ये कहा है कि डिपॉजिटर्स का जितना भी पैसा है सब उनको वापस मिलेगा, अनइंश्योर्ड मनी भी उनको वापस मिलेगा। तो यूएसए में $2.5 लाख तक इंश्योर होते हैं। जैसे इंडिया में $5 लाख तक इंश्योर्ड होते हैं, वैसे ही यूएसए के बैंक्स में $2.5 लाख तक इंश्योर्ड होते हैं। तो ये कहा गया कि आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपका अनइंश्योर्ड अमाउंट है ये भी आपको मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? बेसिकली यहाँ पर जो लोगों का भरोसा है यूएसए की बैंक्स के ऊपर, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो दिस बोल्ड मूव वॉज एम्ड एट लोअरिंग द रिस्क एंड शोरिंग अप कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। अगर हम यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो सिलिकॉन वैली बैंक ये कोलैप्स हुआ क्यों? तो इसका रीज़न ये था कि सिलिकॉन वैली बैंक ने यहाँ पर डिपॉजिट्स को पार्क कर रखा था सेफ सिक्योरिटीज़ में। बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती इसमें इन्होंने अपने डिपॉजिट्स को पार्क कर रखा था। इन्होंने तब पार्क किया था जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ करते थे, बेसिकली लो इंटरेस्ट रेट के एरा में इन्होंने पार्क किया था। अभी क्या हो रहा है यूएसए में? तो जो यूएसए की फेडरल रिजर्व है ये लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। अब इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जा रहा है तो इस बैंक के पास जो सिक्योरिटीज़ थे इसकी वैल्यू में यहाँ पर कमी आने लग गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर फॉल हो रही थी। इस बात का तब फर्क पड़ता अगर ये अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करता। अब ये बैंक्स अगर अपनी सिक्योरिटीज़ को नहीं सेल करता तो ये जो लॉस होता ये एक्चुअल लॉस उसको नहीं होता, लेकिन उसने इसके बाद भी इन सिक्योरिटीज़ को क्यों सेल किया? इसका रीज़न ये है कि मोस्टली स्टार्टअप्स जो हैं ये अपने अकाउंट इस बैंक में ओपन कराते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कहते हैं कि आपको यहाँ पर कम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स जो हैं, स्टार्टअप्स में यहाँ पर फंडिंग विंटर चल रहा है, ये आसानी से फंडिंग को रेज नहीं कर पा रहे हैं। जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है स्टार्टअप्स में, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर पैसे की ज़रूरत है। जब स्टार्टअप्स को पैसे की ज़रूरत होगी तो जो इनके डिपॉजिट्स होंगे ये वही तो लेने जाएंगे। तो सारे ही यहाँ पर जो स्टार्टअप्स थे ये अपने पैसे लेने चले गए बैंक के पास। जब ये बैंक के पास पैसे लेने गए तो बैंक के पास जो सिक्योरिटीज़ थी बैंक को ये सेल करना पड़ा। जब बैंक ने अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल किया तो बैंक को एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से ये बैंक यहाँ पर कोलैप्स हो गया। In order to meet the surge in withdrawal demands, the bank announced that कि इसको अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना पड़ेगा लॉस के ऊपर, and that it would also have to raise money to shore up its finances। तो सबको पता चला कि भाई बैंक को यहाँ पर लॉस हो रहा तो सारे लोग ही अपने पैसा लेना चले गए। This triggered panic among customers who rushed to withdraw their money। बेसिकली यहाँ पर एक बैंक रन की सिचुएशन होगी और जिसकी वजह से हमने देखा कि ये बैंक यहाँ पर कोलैप्स हो गया है। अब ऑथर का ये कहना है कि जैसे इसने यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया हुआ था और इसको यहाँ पर नुकसान हो गया क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। तो हो सकता है कि यूएस फेडरल रिजर्व अब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने से पहले 2 बार सोचे, क्योंकि उसको पता है कि बैंक्स यहाँ पर कोलैप्स कर सकते हैं। तो इन व्यू ऑफ दिस देयर इज एन इंक्रीजिंग लाइकलीहुड दैट द फेड विल नाउ रीथिंक। फेड आप समझ सकते हो कि यहाँ पर RBI will now rethink its approach to monetary policy। प्रायर टू दिस एपिसोड यहाँ पर इंडिकेशंस थे कि जो फेड है ये और ज़्यादा अपने रेट्स को हाई करेगा। आप इंडिया के रेफरेंस में रेपो रेट समझ सकते हो। बट मार्केट एक्सपेक्टेशंस नाउ सीम टू हैव चेंज्ड। कंसर्न्स ओवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हो सकता है कि ये ऊपर रखा जाए ओवर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। कोर्ट मस्ट लीड, तो यहाँ पर बेसिकली सेम सेक्स मैरिज की बात की गई है कि यहाँ पर कोर्ट को ही लीड करना चाहिए। और गवर्नमेंट यहाँ पर ज़रूर कह रही है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर मॉरल पुलिसिंग का काम ज़्यादा कर रही है। द सेंटर्स एफिडेविट जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया, सेंटर ने यहाँ पर अपोज किया है द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। अब बेसिकली यहाँ पर सेंटर ने एफिडेविट में क्या कहा, यही कहा कि ये संस्कार के अगेंस्ट है। इन इट्स
56 पेज लॉन्ग एफिडेविट जो कि ये कहता है कि नोशन ऑफ मैरिज का मतलब ये है कि ये यूनियन है बिटवीन टू पर्सन्स जो कि ऑपोजिट सेक्स के हैं, मतलब बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन। एंड अगर हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एक सेंटिटी अटैच्ड है। द सेंटर हैज अर्ज्ड द एपेक्स कोर्ट टू लीव इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्लियामेंट सिंस ग्रांटिंग रिकॉग्निशन एंड कन्फरिंग राइट्स ये यहाँ पर लेजिस्लेटिव डोमेन का काम है, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ना कि ये सब्जेक्ट मैटर है जुडिशियल एडजुडिकेशन का। तो बेसिकली यहाँ पर सेंटर ने डायरेक्टली ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आपको यहाँ पर इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है और ये काम आपको यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। The affidavit is in keeping with the center's stance on LGBTQIA+ rights। 2018 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रीड डाउन किया था सेक्शन 377 को और जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया गया था। द पाथ लीडिंग अप टू इक्वालिटी इज फ्रॉट विद ऑब्स्टिकल्स जो कि हम देख रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि सेंटर भी सेम सेक्स मैरिजेस के अगेंस्ट है। तो बेसिकली ऑथर ने यही कहा है कि अगर हम बात करें फैमिली स्ट्रक्चर्स की तो फैमिली स्ट्रक्चर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि फैमिली स्ट्रक्चर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। It requires an overhauling of the imagination, a conscious attempt to open minds to change in trying to hold on to a traditional notion कि यहाँ पर जेंडर क्या होना चाहिए मैरिज में। ये सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है और इस रियलिटी के साथ हमें रूबरू होने की ज़रूरत है कि ऐसा हो रहा है। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग मॉरल पुलिस, तो यहाँ पर जो सेंटर उसको मॉरल पुलिसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट शुड वर्क कि कम्युनिटी को कैसे एम्पावर किया जाए, उनको कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए दैट डू नॉट रेस्ट्रिक्ट देम टू द मार्जिन्स। इन द मीन टाइम यहाँ पर जो एपेक्स कोर्ट है इसको अपना काम करने देना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करे। नेक्स्ट है लुक एट AI नॉट चैट GPT। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेस रहता है, तो आप सेटिंग्स में जाकर स्पीड को रिड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज बेसिकली यहाँ पर मैं ही इस वीडियो की स्पीड को कम करके अपलोड कर सकती हूँ, तो आप बता देना जैसा भी रहे। लुक एट AI नॉट चैट GPT। तो यहाँ पर चैट GPT की बात की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो ऑथर ने कहा है कि ये जो चैट GPT इतना पॉपुलर हो रखा है ये एक्चुअली यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का 1% भी नहीं है। लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया? अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे, फॉर एग्जांपल कोविड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। जो कोविड वायरस यहाँ पर डिटेक्ट हो सका पहली बार, ये यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो सका। जो यहाँ पर वैक्सीन बन सकी इसके लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन तब तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता चला। आज ये चैट GPT आ गया तो सबको यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चल रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? चैट GPT एक जनरेटिव AI है और इसको एक स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है यहाँ पर ओपन AI। एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको कि यहाँ पर बैकिंग प्रोवाइड की गई है बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जब यहाँ पर चैट GPT बना तो गूगल को ये लगा कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, तो गूगल ने भी अपना एक यहाँ पर AI बनाना शुरू कर दिया जिसका नाम है बार्ड, BARD। फॉल्ट लाइन 1, पहली फॉल्ट लाइन क्या है? मूव फास्ट एंड डू स्टूपिड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करने लग गया और बिंग में इन्होंने कहा कि ये चैट GPT को अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो चैट GPT ने एक यहाँ पर आंसर ये दिया था, इट सेड द रिपोर्टर वॉज टू शॉर्ट विद एन अगली फेस एंड बैड टीथ। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ये बात तो सामने से समझ आ रही है। इन पैरेलल गूगल रश्ड आउट इट्स ओन रिस्पॉन्स टू चैट GPT कॉल्ड बार्ड, और इस बार्ड ने तो बेसिकली यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में ही गलत आंसर दे दिया और जिसकी वजह से यहाँ पर जो गूगल की पेरेंट कंपनी है इसके शेयर्स यहाँ पर प्लमेट हो गए और जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी को $100 बिलियन का नुकसान भी हो गया। फिर यहाँ पर बात बताई गई है कि चैट GPT इतना पॉपुलर हो रहा है लेकिन जो हेल्थ रिलेटेड AI है जिसने लास्ट ईयर एक मेजर माइलस्टोन को क्रॉस किया, ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ह्यूमंस की टेंडेंसी ये होती है कि हमें यहाँ पर एंड प्रोडक्ट दिखना चाहिए। जब तक हमें एंड प्रोडक्ट नहीं दिखता हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता उस प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ये यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं, उन प्रेडिक्शन का यूज़ करके आप यहाँ पर वैक्सीन बनाते हो, आप यहाँ पर डिजीज़ को डिटेक्ट करते हो, लेकिन आपको एंड प्रोडक्ट तो नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है। तो एन AI सिस्टम AlphaFold showed it could predict the structure of almost every protein cataloged by science. This could open the door to breakthroughs in the discoveries of medicines and bring efficiencies to process that cost billions, take decades and deny treatment to so many people. लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर AlphaFold की इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज क्यों नहीं हुई? पहला ये, इसके जो इम्प्लीकेशंस है ये बहुत टफ हैं लोगों के लिए ग्रास्प करने के लिए। सेकंड, इट हैजंट डिलीवर्ड इमीडिएटली यूजेबल रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा है तो यहाँ पर यूजेबल रिजल्ट्स होने में वक्त लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर AI का यूज़ करके प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ पर वैक्सीन बना रहे हो तो उसमें यहाँ पर लंबा समय लगेगा।
The end products of AI in healthcare take time and require consistent focus and dedication of resources. Fault line 3, पहला ये short attention and shorter memories. Yet another limitation of human intelligence ये है कि हमारी जो अटेंशन है, तो अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम होता है और हमारी मेमोरीज भी बहुत शॉर्ट होती है. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर कोविड-19 को भूल गए, हमें नहीं पता है कि कोविड-19 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल था. Few of us paid attention to the fact that the first alert of a mysterious new virus out of Wuhan, चाइना, came through artificial intelligence. उसके बाद यहाँ पर एल्गोरिथम्स का यूज़ किया गया, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया. लेकिन अगर आप किसी पर्सन से पूछोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल था कोविड में, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता. उसको यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में लेकिन ज़रूर पता होगा. इट इज़ टाइम वी पेड अटेंशन टू द राइट यूजेस, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ करें. बेसिकली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक गॉड की तरह यूज़ करना, ना कि आपको उसको डीमन बना देना है. इट इज़ टाइम वी पेड अटेंशन टू द राइट यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ज़्यादा इंटेलिजेंस अप्लाई करो, कि हम मनी को कहाँ पर डायरेक्ट करें, हम टैलेंट को कहाँ पर डायरेक्ट करें, हम डेटा एक्सेस कैसे दें, एंड रेगुलेटरी एंड एथिकल रिसोर्सेज, सो दैट कि हम बेसिकली यहाँ पर लेस डीमन बनाएं एंड ज़्यादा गॉडली चीज़ बनाएं, एंड अशर इन अ टेक्नोलॉजी दैट कैन सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. लेकिन इतना भी फायर नहीं हो कि हमें ही ये जला दे, एंड वी आर एंट केयरफुल बर्न अस ऑल डाउन. नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया इटली रिलेशंस की बात की गई है. इंडिया इटली रिलेशंस काफ़ी लंबे समय तक बहुत ख़राब रहे. उसके दो मेन रीजंस है. एक तो ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर जो इटली के मरीनर्स थे, इन्होंने इंडियन मछुआरों के ऊपर गोली चला दी थी. ये दो यहाँ पर मेन रीजंस है जिसकी वजह से इटली के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ख़राब थे. लेकिन अब रिलेशंस हमें इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, रिसेंटली राइसीना डायलॉग के लिए इंडिया में आई थी. अब ये जब इंडिया में आई थी तो उसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्कशन भी हुआ. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर कोलैबोरेशन करने की बात की. इन्होंने ये कहा कि ये इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया को सपोर्ट करती हैं. द एलिवेशन ऑफ बाईलेटरल रिलेशंस टू ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. और यहाँ पर प्रायोरिटीज़ बेसिकली वही प्रायोरिटीज़ है जो कि बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ रहती है, कि हम यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करेंगे, फूड प्रोसेसिंग करेंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्रिएटिव इंडस्ट्री करेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे. इटली ने यहाँ पर ज्वाइन किया है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसके अलावा CGRI, कोalition फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस. Italy and India have also further enhanced collaboration in the cultural field, for example, fashion design, cinema. फिर ये बताया गया कि यहाँ पर जो इंडिया की कम्युनिटी है, ये कितने ज़्यादा नंबर्स में इटली में रहती है. तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है. दोनों ही कंट्रीज़ फोकस करेंगे डिफेंस पर, साइबर सिक्योरिटी पर, स्पेस पर, एनर्जी पर. फिर यहाँ पर इटली का ये मानना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर यूरोप और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड यहाँ पर इंक्रीज़ हो. नेक्स्ट है इंडिया एंड द एंग्लोस्फीयर. तो यहाँ पर बात की गई ऑकस की. ऑकस एक सिक्योरिटी पैक्ट है 3 कंट्रीज़ के बीच में. ये 3 कंट्रीज़ कौन से हैं? USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें USA और UK न्यूक्लियर सबमरीन देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ये 2030 से देना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, इसको क्यों आर्म किया जा रहा है? तो इसका रीज़न ये है चाइना को कंटेन करने के लिए. चाइना को कंटेन करने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को आर्म किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हम यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. चाइना का क्या कहना है? तो चाइना का बेसिकली ये कहना है कि ये जो यहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं USA के द्वारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑकस बना दिया गया, AUKUS, इसके अलावा यहाँ पर क्वाड बना दिया गया, ये चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. द रोड मैप टू कैनबेरा's एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अनाउंस्ड दिस वीक इन सैंटियागो बाय द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, UK एंड द US. तो ऑकस क्यों बनाया गया? तो ऑकस इसीलिए बनाया गया है कि इंडो पैसिफिक में यहाँ पर स्टेबिलिटी रहे. स्टेबिलिटी तब रहेगी जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पावरफुल रहेगा. फॉर चाइना के लिए ऑकस और क्वाड एक स्मॉल क्लीक्स हैं, बेसिकली यहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स हैं. चाइनाज ग्लोबल टाइम्स हैज़ वार्न्ड कैनबेरा कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक टाइम बॉम्ब प्लांट कर रहा है इन द रीजन, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर टेंशन इंक्रीज हो जाए. बिटवीन दोज टू कॉन्ट्रास्टिंग पोजिशंस देयर इज अ रेंज ऑफ ओपिनियन अमंग ऑस्ट्रेलियाज नेबर्स. इट इज़ ईजी टू आस्क इफ द करंट पॉलिटिकल सपोर्ट, जो कि 3 डेमोक्रेसीज में है, फॉर द ऑकस, आने वाले समय में इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा. एट द हार्ट ऑफ द ऑकस प्रोजेक्ट इज द प्लान बाय द US एंड UK, जो कि असिस्ट करेंगे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को, कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है ये यहाँ पर डेवलप करे, बिल्ड करे, ऑपरेट करे सॉवरेन फ्लीट ऑफ कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स. और यहाँ पर 2030 से देना स्टार्ट किया जाएगा, और 2040 तक इनको सारी
न्यूक्लियर सबमरीन्स मिल जाएंगी। दिस मल्टी डेकेडल प्लान विल ट्रिगर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। एशिया के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, तो बेसिकली एशियन सिक्योरिटी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इसकी वजह से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो ब्रिटेन है इसका इन्फ्लुएंस एशियन सिक्योरिटी के ऊपर इंक्रीज होने वाला है। फर्स्ट ऑकस इज इन एसेंस अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग ऑस्ट्रेलियाज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक बहुत पावरफुल फैक्टर बनने वाला है इन शेपिंग द इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। दूसरी बात, यहाँ पर तीनों कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है, और सिर्फ ये कोलैबोरेशन यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स तक ही सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, इन सब में यहाँ पर कोलैबोरेट करने वाले हैं ये तीनों कंट्रीज़। इंडियन फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी टेंड्स टू नेग्लेक्ट द कंटिन्यूइंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सेलियंस ऑफ ब्रिटेन। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एशियन सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके बाद भी इंडिया यहाँ पर ब्रिटेन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। लंडन, which impressed Central Europe with its activism in the Ukraine war, will now see its profile in Asia boosted by the AUKUS deal. Britain had become marginal to Asian security all these decades. AUKUS will begin to change, और यहाँ पर जो लंदन है इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है एशियन सिक्योरिटी को लेकर। फिर यहाँ पर एंग्लोस्फीयर की बात की गई, यहाँ पर जिन कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर एंग्लोस्फीयर का पार्ट है। फोर्थ, द थ्री कंट्रीज हैव टेकन पेन्स टू एम्फेसाइज कि ऑकस परव्यू डज नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लियर वेपन्स, एंड यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि ये तो यहाँ पर एनपीटी को वायलेट कर रहा है। एनपीटी क्या है, तो एनपीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया का बेसिकली ये मानना है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। द एनपीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट, कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना है, और जो आर्म्स रेस है इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रोकना है, और न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करना है। ट्रीटी को 1968 में साइन किया गया था, 1970 में फोर्स में एंटर हुई थी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। It represents the only binding commitment in a multilateral treaty of the goal of disarmament by the nuclear weapon states। और न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन से हैं इस ट्रीटी के अंतर्गत, तो इस ट्रीटी के अंतर्गत उन स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स माना गया है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया था 1967 से पहले। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज अंडर द एनपीटी आर डिफाइंड एज दोज दैट मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सप्लोडेड अ न्यूक्लियर वेपन और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बिफोर 1 जनवरी 1967। इंडिया का स्टैंड ये है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ 5 ही, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी है, ये यहाँ पर हैव और हैव नॉट की बात करता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली 5 कंट्रीज दैट ईदर डिड नॉट साइन द एनपीटी और साइंड पर विड्रू लेटर। इसमें और कौन कौन से कंट्रीज है, पाकिस्तान है, इसराइल है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ सुडान है। इंडिया एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है और इंडिया ने इसको साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इंडिया हैज़ अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन, क्योंकि सेलेक्टिवली एप्लीकेबल होती है जो कि नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं, एंड जो मोनोपोली है 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स की, ये कहीं ना कहीं इसको लेजिटिमाइज करता है कि जिनके पास है उनके पास तो है, और जिनके पास नहीं है वो कभी एक्वायर नहीं कर सकते। ये कौन सी ट्रीटी हुई। अब हम चलते हैं आगे। What is of interest to India is something else. AUKUS marks a significant change in US regional strategy, और यहाँ पर हमें ऑस्ट्रेलिया बहुत पावरफुल होता हुआ दिख रहा है, और ये इंडिया के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पावरफुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना को कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आर्ट साइलेंस्ड सेल्फ्स, तो बेसिकली जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें एक कॉलम आता है, उसमें कॉलम ये आता है कि जब यहाँ पर 100 वर्ष हो जाएंगे आज़ादी के, तो आप कैसा देखना चाहते हो कि इंडिया यहाँ पर कैसा दिखे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। आईपीसीसी मीट इन स्विट्जरलैंड सिग्निफिकेंस लाइकली इम्पैक्ट। तो आईपीसीसी क्या कर रहा है, तो जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसका यहाँ पर सिंथेसिस किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर रिपोर्ट्स के पार्ट पब्लिश हो चुके हैं, अभी इसका सिंथेसिस किया जाएगा। ठीक है, सिंथेसिस किया जाएगा। क्या रिपोर्ट में बताया गया है, तो पहले जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं उसका ही सिंथेसिस किया जाएगा। इसका मतलब जो पहले की फाइंडिंग्स है वही फाइंडिंग्स रहने वाली हैं। हम पहले की फाइंडिंग्स डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर C1 पाथवे बताया गया था, C2 पाथवे बताया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट करना है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको मीथेन एमिशन कितना कम करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर CO2 एमिशन कितना कम करने की ज़रूरत है। The Intergovernmental Panel on Climate Change is meeting in Switzerland this week to finalize the last report of its 6th assessment cycle. IPCC एक UN backed scientific body है, तो ये सिर्फ यहाँ पर रिसर्च करती है और यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये कोई एक्शन नहीं लेती है। एक्शन लेने का काम यहाँ पर UNFCCC का है। The IPCC, a UN backed scientific body whose periodic assessments of climate science form the basis of global climate action, और ये अपनी सिंथेसिस रिपोर्ट को फाइनलाइज करने वाली है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो हो ही चुका है, और अगर हम बात करें
तो टेम्परेचर को लिमिट करने की बात की गई थी कि हम 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो आने वाले 5 साल में ही इंक्रीज हो जाएगा। The first report of this cycle, the one on 1.5 degree temperature limit, had come out in 2018. In the 5 years since then, a lot more evidence on the pressing need to stick to the 1.5 degree Celsius target has presented itself. यहाँ तक कि WMO ने ये कहा है कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर्स यहाँ पर 1.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुके हैं फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, और जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की आपकी लिमिट है ये तो आने वाले 5 साल में ही ब्रीच हो जाएगी। बाकी यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई थी कि हम टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमको दिख ही रहा है। फॉर एग्जांपल हमें लास्ट ईयर इंडिया में हीट वेव्स देखने को मिली थी। इसके अलावा पाकिस्तान में हमें फ्लड्स देखने को मिली। द रिलीज ऑफ द सिंथेसिस रिपोर्ट ऑन March 20 वुड बी इमीडिएटली, उसके बाद यहाँ पर एक मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होगी कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में यहाँ पर बात की जाएगी शर्म शेख में बेसिकली यहाँ पर COP27 की मीटिंग हुई थी, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी कि यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। लॉस एंड डैमेज फंड में यहाँ पर कौन से कंट्रीज़ को फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, कौन से कंट्रीज़ फंड्स देंगे, इसकी को डिसाइड करने के लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बना दी गई। ट्रांजिशनल कमेटी यहाँ पर COP28 के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर सबमिट करेगा। Later next week, the UN 2023 Water Conference will take place with climate change as one of the most important agenda. G20 मीटिंग्स भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हम क्लाइमेट इम्पैक्ट देखें तो ये फील होना शुरू हो चुका है और ये पॉपुलेशन ग्रुप्स को हर्ट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमें हीट वेव देखने को मिले। द करंट लेवल ऑफ एक्शन, तो बेसिकली यहाँ पर जो कंट्री एक्शन ले रहे हैं ये काफ़ी नहीं है 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट को भी ब्रीच कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने ये कहा है कि क्लाइमेट एक्शन को लेकर यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं सीरियस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना चाहिए, इसके बारे में ही कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा है। बट दिस कैन वेरी वेल एंड अप रिमेनिंग वन ऑफ द कंटेस्टेड डिस्कशंस। फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर बात की जाती है कि फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है तो बहुत सारे कंट्रीज़ कहते हैं नहीं, हम अभी फॉसिल फ्यूल को फेज आउट नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम दो। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि कंट्रीज़ यहाँ पर सीरियस ही नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ही क्यों ना हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों ना हो, कोई भी यहाँ पर सीरियस नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर। नेक्स्ट है सेम सेक्स मैरिज अलाउड बाई कोर्ट और पार्लियामेंट। तो यहाँ पर बेसिकली पार्लियामेंट का ये कहना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ये कहना है कि ये जो यहाँ पर मैटर है ये आप पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दो, पार्लियामेंट यहाँ पर डिसाइड करेगा, क्योंकि ये जो मैटर है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में फॉल होता है और कोर्ट को यहाँ पर इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जिन कंट्रीज़ में यहाँ पर सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल किया गया तो वहाँ पर कोर्ट ने किया या तो पार्लियामेंट ने किया। तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर कोर्ट ने किया, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर पार्लियामेंट ने किया। अब कौन से कंट्री में किसने किया ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेफर्ड टू अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अ batch of petitions seeking legal recognition for same-sex marriage according to views-based LGBTQ advocacy human rights campaign recognition for same-sex marriage in at least 10 of the 32 countries अराउंड द वर्ल्ड इन विच सच मैरिजेस आर रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर कोर्ट रूलिंग्स की वजह से हुआ, बाकी यहाँ पर 22 कंट्रीज़ है वहाँ पर लेजिस्लेशन के थ्रू हुआ। तो वहाँ पर पार्लियामेंट ने डिसाइड किया हुआ उनका कि हम यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रहे हैं। अगर आप डेली न्यूज़ एनालिसिस देखोगे तो आप बेसिकली अपने आप ही डॉट्स को कनेक्ट करने लग जाओगे और आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने IPCC में लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बताया मैंने आपको, हो सकता है कि आपको लॉस एंड डैमेज फंड नहीं समझ आया हो क्योंकि आपने लास्ट ईयर न्यूज़पेपर देखना नहीं शुरू किया हो या तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना ना शुरू किया हो। तो लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है, IPCC क्या होता है, UNFCCC क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, INDC क्या है, G20 क्या है। तो जब आप स्टैटिक पोर्शन कवर करोगे तो धीरे धीरे आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लग जाओगे और आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। तो खुद को बस वक्त तो आपको सब समझ आएगा। नेक्स्ट है क्लोज शेव इन सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस। तो यहाँ पर ये जो बैंक में क्राइसिस हो गया इसका रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक में क्राइसिस क्यों हुआ, क्योंकि इनको यहाँ पर लॉस में अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर USA की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनली ऑन संडे नाइट अ प्लान वॉज रिवील्ड इंस्टेड ऑफ अ फुल गवर्नमेंट बेल आउट, जिसमें यहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाता। जो फेड है उसने यहाँ पर अनाउंस किया कि एडिशनल लोन्स यहाँ पर अवेल कराए जाएंगे टू एलिजिबल डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, और जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक्स को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक्स अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नई एंटिटी बनाई जाएगी जिसका नाम है बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम। तो अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि BTFP न्यूज़ में था तो ये क्यों न्यूज़ में था, तो ये आपको पता होना चाहिए ये क्यों न्यूज़ में था। अ न्यू एंटिटी कॉल्ड द बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम विल ऑफर लोन्स ऑफ अप टू 1 ईयर टू द बैंक सेविंग एसोसिएशंस। और इसके अलावा यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है ये यहाँ पर $25 बिलियन अवेल कराने वाला है फ्रॉम द एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं इनके भी बहुत सारे
डिपॉजिट्स थे इस बैंक में। ऑन ट्यूसडे द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर अफेक्टेड स्टार्टअप से बात की अगर ये यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। US एंड एलाइज अनवील न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्लान। तो बेसिकली यहाँ पर ऑकस की बात की गई है, AUKUS। इसमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, UK है, US है, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को। द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन अनवील डिटेल्स ऑफ अ प्लान टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स फ्रॉम द अर्ली 2030s। क्यों देने वाले हैं? तो चाइना को काउंटर करने के लिए, जो चाइना के एम्बिशंस हैं इंडो पैसिफिक में, उसको काउंटर करने के लिए। और चाइना का क्या कहना है? चाइना का यही कहना है कि ये यहाँ पर कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है। फॉर्म्ड इन 2021 द डील वाज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी पैक्ट, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच में हुई थी। चाइना का जो स्ट्रैटेजिक बिहेवियर है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उसको यहाँ पर काउंटर करने के लिए हुई थी। रशियन फाइटर स्ट्राइक्स US ड्रोन ब्रिंग्स इट डाउन ओवर ब्लैक सी। तो आपको यहाँ पर ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने हैं। तो यहाँ पर ChatGPT की बात की गई है। ChatGPT को यहाँ पर OpenAI ने बनाया है। अभी OpenAI ने इसका नया वर्जन लॉन्च किया है, जो कि है GPT-4। बैड लोन्स डाउन। तो यहाँ पर NPA कम हुए हैं, लेकिन विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स बढ़ गए हैं। तो विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स क्या होते हैं और NPA क्या होता है? तो किसी भी लोन को यहाँ पर NPA तब कैटेगराइज किया जाता है अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो अगर 90 दिनों के लिए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू है तो इसको कहा जाता है NPA। तो लोन्स वेयर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, तो इसको यहाँ पर NPA कहा जाता है। विलफुल डिफ़ॉल्ट कब होता है? तो विलफुल डिफ़ॉल्ट तब होता है, फॉर एग्जांपल बोरोअर ने यहाँ पर लोन लिया, बोरोअर ने यहाँ पर जिस काम के लिए लोन लिया था, बोरोअर ने वो काम तो उस लोन से किया नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो फंड्स बोरोअर को दिए गए थे, बोरोअर ने उस फंड्स को किसी और पर्पज़ के लिए डाइवर्ट कर दिया या तो फंड्स को साइफन ऑफ कर दिया। और जो भी उसने कोलैटरल रखकर, फॉर एग्जांपल जो भी उसने अपने कागजात रखकर, घर के कागजात या किसी फैक्ट्री के कागजात, तो उसने मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी को वहाँ से रिमूव कर दिया। A willful default happens when the borrower has not utilized the finance from the lender for the specific purpose। तो जिस पर्पस के लिए उसने लिया उसके लिए तो यूज़ किया नहीं, इसके अलावा उसने क्या किया, इस फंड्स को डाइवर्ट कर दिया किसी और पर्पस के लिए, या तो फंड्स को साइफन ऑफ कर दिया और डिस्पोज्ड ऑफ और रिमूव्ड द मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग अ टर्म लोन विदाउट द नॉलेज ऑफ द बैंक। तो इसको कहते हैं विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब ये है कि प्रोमोटर ने, जिसने यहाँ पर पैसा लिया है, पैसा बोरो किया है, उसने जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया है। जब उसके पास कैपेसिटी थी पे करने के लिए, उसने यहाँ पर पे नहीं किया, उसने यहाँ पर पैसा लिया और उसने यहाँ पर साइफन ऑफ कर दिया। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स आर इन ऑल सेगमेंट्स, लेकिन लार्ज केसेस को ही यहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर फैब की बात की गई है। सेमीकंडक्टर फैब, ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट क्या होता है? ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है जिसमें रॉ सिलिकॉन वेफर्स को यूज़ किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए इंडियन एक्सप्रेस का प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, और उसके बाद आप पेमेंट प्रूफ भेज सकते हो अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मेंशन्ड email ID, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, आपके डाउट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।